अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है नीतीश कुमार चिराग पासवान। अलर्ट मोड में तो है ही, चाहे चिराग जी हों चाहे वो हों। यानी आप कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ भी हो सकता है क्या? एकदम निश्चित चल रहा है आपके अनुसार, चल रहा है तिक्रम हर एक पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है एनडीए। सभी दाव चलेंगे और सभी चाहेंगे कि मेरा वर्चस्व कायम रहे। विद्यापति चंद्रवंशी भी पूरे देश में जातिगत जनगणना के समर्थन में है। जीतन राम मांझी खुलकर समर्थन कह रहे हैं कि जो इसका लोग विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। अगर जीतन राम मांझी का अपना व्यू है और चिराग जी का अपना व्यू। कहा जा रहा है कि मोदी के हनुमान नहीं रहे हैं। मोदी सरकार अस्थिर हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को यदि बहुमत में आना है तो तोड़ जोड़ ही अब एक तरीका बचा है। अभी तो चुनाव हो नहीं सकता है। चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि आज भी छुआछूत जैसी बातें सामने आती है, तो ये बातें सही हैं और इसलिए क्रीमी लेयर की बात सही नहीं है। जानिएगा ना कि कौन कौन जाति की संख्या क्या है। आप वर्ग खत्म कर दीजिए, ओबीसी खत्म कर दीजिए। क्या डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए या डेटा सिर्फ सरकार के पास होना चाहिए? नौकरी पर लगाइएगा क्रीमी लेयर की राजनीतिक आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाइएगा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार और देश की राजनीति पिछले 15 दिनों से गरमाई हुई है। जिस तरह से 3 मामले सामने आए जिनका बीजेपी की सहयोगी पार्टी और खासकर चिराग पासवान ने विरोध किया, उसके बाद अमित शाह की एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें अमित शाह पशुपति कुमार पारस से मिलते नजर आते हैं। मैसेज ये दिया जाता है चिराग पासवान को कि देखिए पारस जी लाइन में खड़े हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मामला शांत पड़ता है। लेकिन वो 3 मुद्दे जो सामने आए उसे विद्यापति चंद्रवंशी जी कैसे देखते हैं, ये भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आया आरक्षण के अंदर आरक्षण, और कहीं ना कहीं चाहे जीतन राम मांझी हो चिराग पासवान हो, इस मुद्दे को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। चिराग पासवान ने इसका विरोध किया है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं सही है। आपकी पार्टी, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, पहले ये स्पष्ट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मामला था। एक मामला अभी जो है ये वर्तमान में अभी तुरंत जो क्रीमी लेयर लगाने की बात आप कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आप इसको गौर करिएगा आरक्षण के विषय को, तो आरक्षण का संवैधानिक जो मूल एक आधार है, जो संविधान जिसका ये परिकल्पना करता है और ये बात समझ में आने की है कि वो सामाजिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति पर ये आरक्षण मिला था। अब देखिए, आज के परिवेश में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो भी ओबीसी था, ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा दिया गया। अब ओबीसी के बाद एक आरक्षण दिया गया, अभी तत्काल 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया। सवर्णों को ये 10% आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दिया गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो उनको दिया गया। तो आर्थिक आधार पर सवर्ण को आरक्षण मिला। आर्थिक आधार को बनाते हुए जो ओबीसी है उसमें एक वर्ग को आरक्षण से ऊपर कर दिया, दूर कर दिया गया। इसलिए दूर कर दिया कि वो आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं, तो वो भी ओबीसी का भी आरक्षण आर्थिक रूप पर हो गया। अब तीसरा बचा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है, जिस दिन इसमें क्रीमी लेयर लग गया उस दिन एब्सोल्यूट जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर हो गया। तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करनी चाहिए, तब फिर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का परिकल्पना ही गलत है। तब तो संविधान में जो लिखा गया है कि आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, तो वो गलत हो गया। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि आज भी छुआछूत जैसी बातें सामने आती है, तो ये बातें सही हैं और इसलिए क्रीमी लेयर की बात सही नहीं है जो कोर्ट कह रहा है। देखिए, क्रीमी लेयर यदि लगाते हैं तो उसमें 2 बात है। क्रीमी लेयर ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ नौकरियों में आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया गया, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति में उसे राजनीतिक आरक्षण भी प्राप्त है और नौकरियों में भी आरक्षण प्राप्त है। तो आप किस पर लगाइएगा? आप नौकरी पर लगाइएगा क्रीमी लेयर की राजनीतिक आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाइएगा, क्योंकि वहाँ संविधान में, वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा में वो आरक्षित क्षेत्र के आधार पर जो चुन के जाते हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्राप्त है।
तो आप किस में आरक्षण लगाइएगा? क्या आप सिर्फ नौकरी में लगाइएगा, या जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षित क्षेत्र है, जो चुन के जाते हैं, वैसे लोगों को आप लगा दीजिएगा, क्रीमी लेयर से बाहर कर दीजिएगा। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आरक्षित क्षेत्र में लड़ सकते हैं, लेकिन जनरल की तरह उसका ये होगा। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी आरक्षण जो सवर्णों को 10% दिया गया आर्थिक आधार पर, ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा के आर्थिक आधार बना ही दिया गया, और तीसरा जैसे ये अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाता है, तो क्या गलत है क्या सही है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संविधान इसका परमिशन नहीं देता है कि आप जो है, तो आप संविधान के साथ हैं। तो निश्चित संविधान, देश के संविधान के साथ तो पूरा देश है। हमारे प्रधानमंत्री को भी होना पड़ेगा, और एक नीचे, सबसे नीचे तबके के किसी व्यक्ति। लेकिन जीतन राम मांझी खुलकर समर्थन कह रहे हैं कि जो इसका लोग विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। देखिए, सवाल यह उठता है कि अपना व्यू है, अगर जीतन राम मांझी का अपना व्यू है और चिराग जी का अपना व्यू, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है, तो सभी लोग अपने व्यू से बोलते हैं। मैं अभी अपने व्यू से बोलता हूँ, जीतन राम मांझी अपने व्यू से बोल रहे हैं, तो जीतन राम मांझी के विषय पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मेरा कहना है कि संविधान जो परमिशन देता है वो होना चाहिए, और जो भी आरक्षण है उसे जो है 9वीं अनुसूची में रहना चाहिए, इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हो। हाँ, आरक्षण को जहाँ तक लेने की बात है, आप ये बताइएगा कि आज जो लोकसभा में या विधानसभा में आरक्षित क्षेत्र पर लड़ते हैं, यदि आप उसे बाहर कर दीजिएगा तो कई आदमी सक्षम होगा जो आर्थिक आधार से मजबूत होगा, जो चुनाव मैदान, आज के महंगे चुनाव मैदान में सक्षम होगा। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक सवाल उठ के खड़ा हुआ है कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति। क्या विद्यापति चंद्रवंशी भी पूरे देश में जातिगत जनगणना के समर्थन में है? देखिए, जाति आधारित जनगणना हो या कोई भी डेटा हो इस देश का, कि कितने आदमी गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने आदमी गरीबी रेखा से ऊपर हैं, ये डाटा सरकार लेती है ना। तो फिर इस देश में जब जाति है और जाति के आधार पर आपने वर्ग बनाया है, इसमें सरकार ने ओबीसी बनाया है तो उसमें जाति डाला ना, सरकार ने अनुसूचित जाति बनाया उसमें जाति डाला ना, तो फिर जानिएगा ना कि कौन कौन जाति की संख्या क्या है। आप वर्ग खत्म कर दीजिए, ओबीसी खत्म कर दीजिए, जात का डाटा लेने का आपको जरूरत नहीं है। आप एक तरफ ओबीसी रखिएगा कि ओबीसी एक वर्ग है और उस वर्ग में कौन जाति है, तो उसका गिनती नहीं रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं सही है या गलत है, मैं एक लॉजिकल बात कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि अगर हम ओबीसी रख रहे हैं, ओबीसी एक वर्ग बनाए हैं, हम एक अनुसूचित जाति का वर्ग बनाए हैं, एक अनुसूचित जनजाति का वर्ग बनाए, एक सवर्णों का वर्ग बनाए हैं, लेकिन जिसके लिए आपने आरक्षण रखा है उसकी संख्या जानिएगा कि नहीं जानिएगा। अब तो सवर्णों की भी संख्या जानना उसको जरूरी है कि कितने, इसलिए क्योंकि उसमें भी 10% आरक्षण। इसलिए जब भी कोई वर्ग बनता है तो जाति के आधार पर बनता है, और जाति के आधार पर जब सरकार वर्ग बनाती है तो सरकार को ये आंकड़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम जाति आधारित जो है गणना करा लें, और जाति के आधार पर हम ये बना लें कि इतने जाति के लोग ओबीसी हैं, उसकी संख्या क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या, सरकार के पास तो कल्याणकारी योजना के लिए डेटा चाहिए, और डेटा से परहेज करना वो राजनीति। लेकिन क्या डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए या डेटा सिर्फ सरकार के पास होना चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि डेटा सार्वजनिक या सरकार के पास होना चाहिए। यदि जिससे वैमनस्यता फैले, जिससे कोई ऐसा वातावरण हो जिससे आपसी द्वंद्व हो या हार्मोनी जो है, सोशल हार्मोनी बिगड़े, उसको कभी पब्लिश नहीं करना चाहिए। लेकिन जिससे सोशल हार्मोनी नहीं बिगड़े और सरकार के पास डेटा आवश्यक हो तो निश्चित सरकार के पास रहना चाहिए, और जिससे सोशल हार्मोनी बिगड़े उसे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सैद्धांतिक बात होनी चाहिए। अच्छा विद्यापति चंद्रवंशी जी, एक सवाल ये भी है कि आप भी देख रहे होंगे एनडीए के अंदर इन दिनों क्या चल रहा है। जो चिराग पासवान ने 3 बड़े मुद्दों का विरोध किया, कहा जा रहा है कि मोदी के हनुमान नहीं रहे हैं। क्या चल रहा है एनडीए के अंदर, और लगता है कि मोदी सरकार अस्थिर हो जाएगी या फिर जैसे यथावत चल रहा है सब चलेगा, सब अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, यह विषय एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इस बार जनता ने, देश की जनता ने
एनडीए को कहा जाए, तो जो भी सीट मिला है और देश में जीते हैं, लेकिन देश की जनता ने कहीं न कहीं उन्हें जो सीट दिया था पिछले बार, वो लोकसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। ये जनमत का अपना एक फैसला है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकार जब जनमत उसे देती है और जो परिस्थिति अभी उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो तो पूरे बहुमत से दूर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो खींचातानी होना स्वाभाविक है। और जिसको जो मौका मिलेगा, और राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें कोई भी अपने दांव चलने से परहेज नहीं करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके एनडीए के घटक जो भी हैं, कोई भी अपने दांव चलने से परहेज नहीं करेगा और सभी दांव चलेंगे और सभी चाहेंगे कि मेरा वर्चस्व कायम रहे और हमारी बात चले और हम अपना जो है दबदबा मजबूत रखें। भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि हम जो है सो किस तरह से बहुमत में आ जाएं। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है। ये सब कोई बहुत बड़ा, इसके लिए तो पॉलिटिक्स होगा और निश्चित वो देखने के लिए जो आपको मिल रहा है, जो आपने सवाल किया मेरे तरफ से, वो निश्चित है कि ये सब तो होगा ही और इसका उलटफेर तो होता ही रहता है। सरकार चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि हमारा राज्यसभा में बहुमत हो जाए, लोकसभा में बहुमत हो जाए। अब उसके लिए तिगड़म कौन कितना कर सकता है, वो तो तिगड़म की बात है। लेकिन चल रहा है, आपके अनुसार चल रहा है तिगड़म, हर एक पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है एनडीए के अंदर। एकदम तिगड़म क्यों नहीं चलेगा? कोई भी चाहेगा बहुमत में आ जाए। आज कितना बिल पास नहीं होगा, कितने विधेयक पास नहीं होंगे अभी। तो जो सरकार रहती है वो चाहती है कि अभी बहुत तरह का ऐसा मामला, मान लीजिए नीतीश जी और दो दल जो आए हैं, तो वो दोनों दल जो है सो कहीं न कहीं अड़ंगा लगा देंगे। तो ये तो बेहतर परिस्थिति न है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत हो। और जिस तरह पहले यानी आप कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ भी हो सकता है क्या? एकदम निश्चित। जहाँ तक सवाल जोड़ तोड़ का है, तो एकदम स्वाभाविक बात है। मजबूत बड़ी मछली छोटी मछली को तो ऐसे निगलती है। तो सब तो होता है। अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है नीतीश कुमार, चिराग पासवान को। अलर्ट मोड में तो निश्चित ये लोग हैं भी, रहने की जरूरत क्या है। अलर्ट मोड में तो है ही, चाहे चिराग जी हों चाहे वो हों, तो कोई भी है तो अलर्ट मोड में तो ये लोग हैं ही। और अब एक और दूसरा उपाय क्या बचा है? भारतीय जनता पार्टी को यदि बहुमत में आना है तो तोड़ जोड़ ही अब एक तरीका बचा है। अभी तो चुनाव हो नहीं सकता है, तो इसलिए तोड़ जोड़ की राजनीति इसलिए अभी देखने के लिए आपको मिल भी सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं बहुमत में आना है और अपना काम करना है जिस तरीके से वो काम की थी। और इस बार का जो नारा था, नारा फेल हो गया, तो इसलिए वो कहीं न कहीं चाह रही है कि हम जो है अपना काम जो करना है, कई मुद्दे हैं, कई बिल है, कई विधेयक हैं जिसको पास कराना है, तो बहुमत पर ही हो। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश जी उसके साथ नहीं है लोकसभा में, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर एनटी रामाराव जी साथ नहीं है। इसलिए साथ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर विधायक को, लोकसभा सांसदों को तोड़ लिया जाए तो किसी भी बिल को पास कराना आसान है। इसलिए जो आसान तरीका है वो निश्चित अपनाएगी सरकार। तो चलिए देखिए क्या होगी एनडीए की राजनीति, ये बता रहे थे विद्यापति चंद्रवंशी जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर का मामला है, तो साफ इनका कहना है कि इसका प्रावधान संविधान में नहीं है और हम और हमारी पार्टी संविधान को मानते हैं और जो संविधान में होगा उसी को हम और हमारी पार्टी फॉलो करेंगे।